Good morning everyone. I hope you will be fine at your home. तो सबसे पहले चैप्टर हम 12th कर रहे थे फिज़िक्स। और एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था। रदरफोर्ड के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, उसकी थ्योरीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स पढ़े थे उसके, और ये भी पढ़ा था कि वो ऑर्बिट्स को साइज़ बताने में वो फेल हुए थे। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स? द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, जो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था उसमें उन्होंने एटम विच इन्वॉल्व्स क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स एंड पिक्चर्स। तो रदरफोर्ड ने क्या इन्वॉल्व किया उसमें? क्लासिकल पिक्चर्स और उसके कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व किए। द एटम एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उन्होंने बताया, और स्फेयर, द एटम इज क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और स्फेयर होता है, यानी कि एक गोला होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल मैसिव, यानी उसके अंदर जो मास होता है बहुत छोटा, बहुत कम मास, एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये एटम के अंदर की बात हो रही है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, जहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज कोई चीज़ रखी हुई है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, एट द सेंटर ऑफ द एटम। और जो उसका मास होता है वो बहुत छोटा होता है, मैसिव और वेरी स्मॉल, सराउंडेड बाय द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन्स। और वो किसके अराउंड में सराउंडेड है? और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में, एंड देयर रिस्पेक्टिव डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट्स। और डायनेमिकली मतलब उसके जो ऑर्बिट्स है चेंज होते रहते हैं, मीन्स बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, किसके अराउंड में? न्यूक्लियस के अराउंड में। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी Fe between the revolving electrons and the nucleus provides the requisite centripetal force। ऐसा मान के चला उन्होंने कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fe बिटवीन द इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, एंड द न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो उन दोनों के बीच में एक ऐसी फोर्स प्रोवाइड हुई जो रिक्वायर्ड थी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है कि कोई भी चीज़ रिवॉल्यूशन में कंटिन्यूसली बनी रहे, तो वो चाहते थे कि वो एटम इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ से ओवर ना हो जाए, मतलब अलग ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स विच एक्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम टू कीप दैम इन देयर ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स जब एग्जीक्यूट हुई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में स्टेबल होने में कामयाब रहे। दस फॉर अ डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। सो अब बोर जो उन्होंने रदरफोर्ड ने जो दिया था वो हाइड्रोजन के ऊपर ही दिया था कि हाइड्रोजन की ऑर्बिट उन्होंने ऐसे डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब नीचे वाली इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि mv²/r। m क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी, और r क्या है? डिस्टेंस। एंड उधर सेंट्रीपिटल फोर्सेस 1/4πε इंटू E²/r²। वो सेम ये फॉर्मूला है किसका? कूलम्स का। फिर हम बाद में पढ़ेंगे इसको। अब E² क्या है? यहाँ पर चार्ज है, और r² क्या है? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। दस द रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिट्स रेडियस एंड द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज r=E²/4πε0 mv²। ये एक रिलेशन हुआ गया किसमें? एटॉमिक ऑर्बिट की रेडियस में और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में। ठीक है। अब द नेक्स्ट पॉइंट आता है, द काइनेटिक एनर्जी and the electrostatic potential energy U of the electrons in hydrogen atom R। तो K इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv² विच इज इक्वल्स टू
ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसके इक्वल हुआ, एंड यू इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने किस टर्म में लिखा, चार्ज और परमिटिविटी और रेडियस की कांस्टेंट में, है ना। नाउ द नेगेटिव साइन इज यू इन यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, आर डायरेक्शन, नेगेटिव radius direction, means thus the total energy of the electron in hydrogen atom is, तो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस, और वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी पहले से ही माइनस में थी, तो इस वजह से ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर विच इज इक्वल्स टू टोटल जो एनर्जी है हमारी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब स्लाइड में मूव करता हूँ। एनर्जी इज नेगेटिव, अब यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब क्या है, एनर्जी इज नेगेटिव बिकम सो इलेक्ट्रॉन फॉलो बाउंड टू द न्यूक्लियस। अब नेगेटिव, इफ ई इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉलो अ क्लोज्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विच दे फॉलो द पाथ ऑफ द ऑर्बिट। इफ द एनर्जी अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाती तो दे कैन नॉट फॉलो द पाथ ऑफ द ऑर्बिट। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से क्या समझते हैं हम, हाँ अब समझ लेते हैं। ईच एलिमेंट हैज़ अ करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडियस, यानी हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स है रेडिएशन की, विच इट्स एमिट्स, यानी किस तरीके से वो एमिट होती हैं। व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर, यानी कोई भी गैस जब एक्साइट होती है या निकलती है लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, यूजली बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, और ऐसा प्रोसेस कब होता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। द एमिटेड रेडिएशन हैज़ अ स्पेक्ट्रम, जो रेडिएशन एमिशन होता है उसका कुछ स्पेक्ट्रम होता है विच कंटेन अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है ओनली। अ स्पेक्ट्रम ऑफ दिस काइंड इज टर्म एज एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, और ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, एंड कंसिस्ट ऑफ अ ब्राइट लाइन्स, जिसके अंदर क्या होती हैं, ब्राइट लाइन्स होती हैं ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। कोई भी डार्क बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि ब्राइट लाइन्स होती हैं। द स्पेक्ट्रम एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इज शोन इन फिगर। ये स्पेक्ट्रम एक ये लाइन है जो कि ये शो कर रहा है कि ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। ओके, तो पहला जो आपको लाइन दिख रही है वो लाइमन सीरीज़ की है, देन बाल्मार सीरीज़ की है, देन पैस्टन सीरीज़ की। तो ये 3 सीरीज़ अलग अलग कैटेगराइज्ड की गई। ओके, नाउ सो दिस इज़ द टाइप ऑफ अ फिंगरप्रिंट। जो आप देख रहे हैं ये स्पेक्ट्रम, ये क्या है, एक टाइप का फिंगरप्रिंट है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैस, यानी कि कौन सी गैस है। व्हेन, जब वाइट लाइट पासेस थ्रू अ गैस, जब गैस के अंदर से हम वाइट लाइट पास करते हैं, एंड वी एनालाइज द ट्रांसमिटेड लाइट यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, और हम उस लाइट को एनालाइज करते हैं यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, है ना। वी फाइंड सम डार्क लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम, और जिससे हम कुछ डार्क लाइन्स भी फाइंड करते हैं यूजिंग द स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का नाम आपने पहले भी सुना होगा कि विच इज़ ऑल्सो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। ओके, सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपके। अब आया इसका थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट। दीज डार्क लाइन्स करस्पॉन्ड प्रीशियसली टू दोज वेवलेंथ विच आर फाउंड इन द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। और ये जो डार्क लाइन्स जितनी भी दिख रही हैं प्रीशियसली टू दोज वेवलेंथ, यानी ऐसी वेवलेंथ को दर्शाती हैं विच वर फाउंड इन एमिशन लाइन, वहाँ जहाँ पर एमिशन लाइन दिख रही है, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द गैसेस, यानी गैसेस की जो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है वो उसकी वेवलेंथ को बताती है। सो दिस इज़ कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द मटेरियल ऑफ द गैस। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द गैस, और वो क्या छोड़ती है, एक स्पेक्ट्रम छोड़ती है
विच हैविंग अ सम स्पेसिफाइड वेवलेंथ, तो उसका नाम दे दिया दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द मटेरियल ऑफ द गैस, यानी किसी भी मटेरियल की गैस. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.